नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जीएस वर्ड आईएएस पीसीएस की कोचिंग, उसका हम सेक्शनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे या टेस्ट बुकलेट कह सकते हैं। टेस्ट 1 सॉल्व कर लिया था, हिस्ट्री के क्वेश्चन 140 थे उसमें। टेस्ट 2 सॉल्व कर लिया था जिसमें ज्योग्राफी के 140 क्वेश्चन थे। आप टेस्ट 3 करेंगे जिसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करें। इंडियन पॉलिटी का मैंने एक पार्ट बना दिया है जिसमें 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन करा दिए थे। इसका ये पार्ट 2 रहेगा समथिंग, इसमें भी 45 प्लस क्वेश्चन रहेंगे वो आपके। तो ये 3 पार्टों में इसको हम कोशिश करेंगे पूरा कवर करने के लिए। चलिए 45 क्वेश्चन हो गए थे, तो 45 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 46 देखें। देखिए आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर ये देख रहे हैं तो आईएएस हो, आपका यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, यूपीएसआई, यूपीपी, क्योंकि ये सेक्शनल है तो ऑल सब्जेक्ट पूरा ओवरव्यू आपका कवर हो जाएगा। तो आप लोग इसको, जो चैनल पर नए हैं, इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ जीएस का पूरा भंडार मिलने वाला है। सारे पेपर मिलने वाले हैं आपका, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जैसे भी जो एग्जाम की डेट आती रहेगी उस टाइप के सारे पेपर आपको यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुरक्षित करता है। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुरक्षित करता है वो आर्टिकल हमारा है 49। क्या है? सॉरी, अनुच्छेद 39। कौन सा है? 39। क्योंकि यहाँ जो डीपीएसपी है उसमें ये उसी से संबंधित है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका ये समान नागरिक के लिए समान, अब यहाँ महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए समान वेतन की बात करता है। समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। क्या है कि यहाँ पे अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशित तत्वों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित कराने, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण करना, जो भी काम है सम वितरण हो रहा है उस हिसाब से सारी चीजें, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकने, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन सुरक्षित कराने, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, समान न्याय एवं गरीबी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने। तो ये सारी चीजें इसमें वर्णन की गई। क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। 47 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? अब ये बताना है कि प्रस्तावना है या नहीं, और वर्तमान में क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है इसको। तो 47 में लिखा है कि ये बेरुवारी के केस में इन्होंने कहा था कि संविधान प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो ये ध्यान देना कि हिस्सा नहीं है पूछा है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना। और ये बेरुवारी यूनियन केस था 1960 में। अब उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में इसको हाँ किस केस में कहा गया था, तो सारे केस दिए गए उसमें। तो बेरुवारी मामले के में से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने परिकल्पना की प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। ठीक है, लेकिन यह भारत का को संविधान का हिस्सा नहीं है। उनका कहना ये था सुप्रीम कोर्ट का, ये तो प्रस्तावना तो भारत के लोगों की एक दिमाग की कुंजी है। उनके विचार निर्माताओं ने जो प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग में आया उन्होंने लिख दिया। तो उन्होंने इसने बेरुवारी केस में कहा था ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। इस मामले में माध्यम से यह निष्कर्ष निकला गया कि प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं, मतलब प्रस्तावना को हम कानून में लागू नहीं कर सकते। इस प्रकार बेरुवारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, ना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस टाइप से इसको नकार दिया गया था। लेकिन केशवानंद भारती मामले में हम देखेंगे 1973 में, तो इसको फिर से लागू कर दिया जाता है, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 को देखते हैं। संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमें संघ और उसके क्षेत्र को बताना है। क्या लिखा है? इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 15 तक, सॉरी 1 से 5 तक, क्या लिखा है? 1 से 5 तक संघ और उसके क्षेत्र को समर्पित है। तो हमें बताना है क्या यह स्टेटमेंट दोनों सही है या एक सही नहीं, क्योंकि पहले में जो 1 से 4 तक है इस वजह से ये आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में है, किसका? संघ और उसके संबंधित क्षेत्र से। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं उसका। भारत के संविधान का प्रथम भाग संघ उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है, तो पहला सही है। भारत के आधिकारिक नाम राज्य क्षेत्र के घटक एवं संसद के राज्य क्षेत्रों की सीमाओं संबंधी विषयों का उपबंध करने वाला भाग है। इस भाग में 4 अनुच्छेद होते हैं 1 से 4 तक। ठीक है, तो ये दूसरा आपका इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे केवल ए, एक ही सही।
ठीक है, क्योंकि एक से लेके जैसे उसमें अनुच्छेद 1 में किया गया इंडिया या भारत अर्थात भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि किसका है, उसको देख लेते हैं और उसका देखते हैं। राज्य क्षेत्र का है, केंद्र शासित प्रदेश का है, क्योंकि उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया। वे क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी भी समय अधिकृत किए जा सकते हैं, हाँ तो वो भी उसी में आ जाएंगे, भारत का राज्य। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये नियम के थ्रू होता है, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना ये उसका उल्लेख आर्टिकल 1 में नहीं होता है, क्योंकि संविधान के एक जो आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों को संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और भारत का जो इसमें जो शामिल होने वाले भी राज्यों के क्षेत्र जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, तो वही इंडिया में तो आ गया। भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र जो भी इसमें जैसे लिखा था, वे क्षेत्र जो भारत के किसी भी समय अधिकृत किए जा सकते हैं, तो वो इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि नए राज्यों का प्रवेश करना, हाँ वो क्षेत्र भारत के किसी भी समय अधिकृत किए जा सकते हैं, वो आ जाएंगे, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना नहीं है। क्योंकि हमारा संविधान केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर भी अधिक शक्ति केंद्र के पास ही होती है। तो आज़ादी के बाद जैसे भारत जैसे कि अब है रियासतों के निर्णय से बना था और जिन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया था। आर्टिकल 2 में लिखा था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का ओपन करना है, तो किसमें ही आर्टिकल 2 में आपका आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है? तो बताना कि अनुच्छेद संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है। तो आर्टिकल यहाँ पे आपका 2 अभी जस्ट ऊपर देखा कि 2 हो जाएगा कि यहाँ पे हम संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या स्थापना करने के लिए देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आर्टिकल 2, क्योंकि उसमें प्रवेश करने जैसे पहले ही मतलब कोई अस्तित्व में आ गए राज्य या उनमें राज्यों की स्थापना भी करना होता है जो मतलब भारत का हिस्सा नहीं थे, तो उस टाइप के आर्टिकल ये 2 में सारी चीज़ें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 2 और 3, कौन सा? आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा और ऐसा करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आर्टिकल ये 4 कहता है, क्या कहता है? 4 कहता है कि अनुच्छेद 4 निर्दिष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में प्रदान किए गए, जैसे 2 और 3 में जो भी कानून प्रदान किए गए आएंगे वो राज्यों के प्रवेश, स्थापना और स्थापित राज्यों के नाम, क्षेत्रों, सीमाओं आदि के परिवर्तन को अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत हम ये नहीं मानेंगे कि संशोधन में ये इसमें संविधान में संशोधन किया जा रहा है। ये साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, कानून को सामान्य संशोधन नहीं माना जाएगा और ऐसा करने के लिए साधारण बहुमत की स्थापना होती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट नहीं मानते, इसको संशोधन नहीं मानते। आर्टिकल 368 में ये लिखा है, तो आर्टिकल 4 में 2 और 3 के तहत ये सारी चीज़ें प्रस्तावित हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए 52 देखते हैं। भारत में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने से संबंधित है? तो भारत में जब सिक्किम को शामिल किया गया इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो वो बताना है। तो यहाँ पे 36 है, सभी को पता होगा कि आर्टिकल 36 के तहत किसको, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। थोड़ा सा और देख लेते हैं क्योंकि और भी चीज़ें हैं इसमें। तो 1975 में ये आपका सिक्किम को पूरी तरह से राज्य बनाया गया था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत एफ के तहत इसको शामिल किया गया था। प्रावधान है कि 30 सदस्यों से कम की विधानसभा नहीं हो सकती, लोकसभा में 1 सीट और संसदीय क्षेत्र में 1 सीट राज्यपाल के पास राज्य में कानून और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास को बनाए रखने की जिम्मेदारी देती है। इस टाइप से यहाँ पे सारी चीज़ें बढ़ानी, वो तो एक अलग स्टेटमेंट था, लेकिन हमें जो देखना था तो 1975 के जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 36 में, उसी के तहत इसको आर्टिकल 371 एफ में रखा गया था, जिसे विशेष राज्य का दर्जा देके।
चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों के लिए मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं कि दोनों दिए गए। तो यहाँ पे 53 का आपका हो जाएगा डी में, जिसमें लिखा है, क्या लिखा है कि अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति, संघ, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पैरों की, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ रहे थे आपके आर्टिकल 53 का आपका हो जाएगा डी है, ऑप्शन डी, जिसमें लिखा है अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हाँ, तो 19 तो नहीं होगा, 19 तो आपका गलत है। तो कौन सा आर्टिकल आपका 20 है, जो 20 के तहत अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई, आर्टिकल 20। नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है ये मौलिक अधिकार, जैसे शत्रु देश को छोड़कर, इस टाइप की चीजें छोड़कर। अनुच्छेद 14 को देखते हैं, क्या लिखा है कि अनुच्छेद 14 विधि के समझ, क्षमता और विधियों को समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 की बात करें वहीं पे तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 की बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 की बात करें तो बलात्कार में अवैध मानव व्यापार के विरोध प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, क्योंकि यहाँ लाइन से देख लेते हैं 1 से लेकर 50 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन थोड़े से देख लेते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने में स्वतंत्रता। तो ये आपके थे ये क्वेश्चन नंबर 53 था। अब हम लोग देखते हैं 54 में क्या लिखा है। 54 में लिखा निम्नलिखित में से अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 की बात करना है। यहाँ पे आर्टिकल 11 में किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 11 किससे संबंधित, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। तो संसद के द्वारा ही कानून को विनियमित किया जाएगा। फिर से थोड़े कुछ आर्टिकल आए हैं, इनको देखो रिपीट करना ही, आप 150 तक 1 से लेकर 50 तक जो रहेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 11 से देखते हैं, 11 और इसके आसपास के। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस अनुच्छेद के तहत संसद के पास यह अधिकारी की नागरिकता अर्जन और समाप्ति ऐसी से संबंधित कोई भी नियम या विधि बना सकती है। अनुच्छेद 6 में लिखा है कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बात कही है। और अनुच्छेद 7 की बात करें तो पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार की बात की गई। अनुच्छेद 9 की बात करें तो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं रहेंगे। ये आपके आर्टिकल थे उसके 11 के आसपास के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 55। तो 55 को देखते हैं क्या है 55 में। क्वेश्चन नंबर 55, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है ये बताना है, तो ध्यान देना है इस पे क्वेश्चन पे। पहले तो हमें क्या बताना है कि सत्य नहीं है किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में सत्य नहीं है। ये पुराने कुछ पिछले क्वेश्चन के टिक हो गए आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सत्य नहीं है बताना है। मौलिक अधिकार प्रगति में न्याय योग्य, सिंपल सा न्याय युक्त तो है क्यों, ठीक है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकार से अधिकृत विस्तृत है, सही है ये भी। मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों को समग्र विकास भौतिक बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक के लिए, या हम बोल सकते हैं कि विकास के लिए भौतिक अधिकार आवश्यक है। तो ये अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना, तो वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी नहीं कि मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बकाया सही, क्योंकि मौलिक अधिकार जिनका दावा भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में बात नहीं कर सकते कि अभी घर में लड़ाई हो गई तो ये स्कूल, ये सामाजिक अधिकार थोड़ी कुछ लेके आएंगे या आसपास कुछ, आर्थिक भी नहीं कि हम गरीब क्यों हैं, वो अंबानी क्यों अमीर है, तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि जिनका ये केवल भारत का कोई भी नागरिक
ये दावा कर सकता है कि यह भारतीय संविधान के एक आवश्यक परिवर्तन का कोई भी नागरिक इन अधिकारों की मांग करने की स्थिति में, जिनमें जीवन का मौलिक अधिकार हो, ठीक है, ये राज्य के साथ साथ अन्य प्रभावशाली शक्तियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाना भी शामिल है। भारत की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है इसे। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है। वही डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, तो यहाँ पे डीपीएसपी हो जाएगा वो सामाजिक और आर्थिक के लिए आपका डीपीएसपी। ये क्या है आपका, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, तो ये आपका मौलिक अधिकार और सामाजिक आर्थिक के लिए हो जाएगा, बकाया आपका कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 को देखते हैं क्या है 56 में। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीड कृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद हमें 19 के बारे में बताना है। कह रहा है कि गारंटी कृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह के बारे में। क्योंकि जब 1978 में जब 44वें संविधान संशोधन हुआ, अनुच्छेद 358 की बात करेंगे, उसमें आर्टिकल 358 में के दायरे को एक तरह से मतलब प्रतिबंधित कर दिया कि सबसे पहले अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाए। कह रहे कि अगर 19 को आर्टिकल 19 को आप निलंबित करते हैं, क्योंकि उसमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भी निलंबित हो जाएंगे। अब ये उस आधार पर हो सकते हैं जब अब राष्ट्रीय आपातकाल या कोई युद्ध हो, बाह्य आक्रमण की आशंका हो, ठीक है, ना कि सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह एक टाइप का आंतरिक विद्रोह था, घरेलू विद्रोह कह सकते हैं, तो उसके आधार पर नहीं कर सकते। यानी अनुच्छेद 19 को सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता। ये नॉर्मल सिंपल से एक सब लाइन में कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 6 के तहत कुछ अधिकार जैसे भाषण और अभिव्यक्ति, आंदोलन, सभा, संघ, निवास और व्यवसाय, इस टाइप की चीज़ें आपकी दी गई थी। आर्टिकल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, जिसको 57। तो 57 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या दिया है। 57 में लिखा है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख। भाई ये राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 सीधा सा दिया है कि उसमें कुछ ले। अब राज्य किसके हम मानते हैं, तो राज्य की परिभाषा नवंबर से आप ये सीधा नहीं बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य है ना, बिहार है, महाराष्ट्र, ऐसा नहीं है। क्योंकि राज्य यहाँ जो सरकार का एक सरकार के रूप में, या सरकार जिसको थोड़ा सा कोऑपरेट करती होगी, ये सारी कंपनियाँ हैं, ये सब कुछ आ जाएगा। जैसे लिखा है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, आर्टिकल 11 हो गया, तो आपका नागरिकता से संबंधित ये हो गया, ठीक है। 12 आपका राज्य मतलब राज्य की परिभाषा दी गई। आर्टिकल 13 की बात करेंगे, कानून और संगत न्यायिक समीक्षा, तो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा हो जाएगा आपका। आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि कानून के समझ समानता और कानून का समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण की बात की गई यहाँ पे। तो ये आपके हो गया 57 क्वेश्चन नंबर, जिससे हमने राज्य की परिभाषा पूछी थी, तो आर्टिकल 12 हो गया था, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो क्या हमें सैन्य और शैक्षणिक उपाधियाँ छोड़ देंगे। देखो सैन्य की उपाधियाँ अलग मिलती हैं और ये शैक्षणिक अलग है, तो इनको छोड़ के हमें बताना है अन्य उपाधियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है। तो आर्टिकल आपका ये हो जाएगा आर्टिकल 18, क्योंकि आर्टिकल 18 में सीधा कहा गया है कि रुतबा हो या शक्ति है, उच्चता दर्शाती है, मतलब कुछ सम्मान प्रदान करने के लिए इसका अंत आवश्यक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, भाई किसी को अंग्रेजों ने उपाधि दे दी, लॉर्ड की कहीं कुछ है ना, तो ये आप लगा नहीं सकते हैं। भारत रत्न जैसे मिलता है तो वो भारत रत्न अपने आगे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इससे रुतबा दिखता है, आम आदमी की तरह लोगों में डिफरेंस हो जाता है फिर, तो इस वजह से, जिसके लिए भाग 3 अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करके समता के अधिकार को और प्रभावी बनाया है। तो समता का अधिकार दिखा रहा है कि नहीं हम भारतीय लोगों सब समान हैं, इस वजह से। अस्पृश्यता को तो अनुच्छेद 17 से निषेध किया गया। आर्टिकल 17 में क्या देखिए आपका अस्पृश्यता छुआछूत से चीज़ बताएंगे।
ठीक है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, मूलबंध, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया। तो आर्टिकल यहाँ पे 18 हो जाएगा आपका सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा की गारंटी किसके तहत दी जाती है? अगर आप अपराध किए हैं और उसके दोष सिद्धि के लिए सुरक्षा की गारंटी आर्टिकल किस में दी गई? तो 59 का आपका बी हो जाएगा। 20 में आर्टिकल 20 में लिखा है कि 6 स्वतंत्रता अधिकार का संरक्षण है। सॉरी 19 में लिखा है कि 6 स्वतंत्रता अधिकारों का संरक्षण। और 20 की बात करें तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में इस संरक्षण दिलाता है। 21 की बात करें यहाँ पे तो 21 में लिखा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण। देखिए ये रिपीट करते रहेंगे, बार बार आ रहे हैं, लेकिन आप इनको सुनते रहेंगे तो क्या है ना, रिवीजन होता रहता है। और क्वेश्चन जो आर्टिकल हैं आपके 1 से लेकर 50 तक मैंने बताया कि बड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो आ रहे हैं तो वो आसपास के उनको फिर से मतलब जो ऑप्शन में दिए गए उनको तो हमें देखना ही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर्गत दी जाती है? अभी पीछे क्वेश्चन में ही आ चुका है ये इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन में देखा था कि इसका वर्णन था। तो आर्टिकल 27 में सीधा लिखा है। तो यहाँ पे सीधा हो गया ये कि किसी भी धर्म को हमें अगर प्रचार प्रसार करना है तो करों में मुक्ति है। लेकिन हम 26 को देखते हैं फिर से, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। और 27 अभी आपको बताया किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति। आर्टिकल 28 की बात करेंगे, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 30 की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 61 देखते हैं, सॉरी आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला? अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा। तो आर्टिकल 21 तो यही कि जीवन की सुरक्षा मामला बताना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है। तो कौन सा मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में ये आर्टिकल 21 की जीवन की सुरक्षा के संबंधित थे? तो आपका ये सी हो जाएगा कि मेनका गांधी। अब ये जीवन की सुरक्षा लेके इसलिए हुआ था कि मेनका गांधी को उस टाइम पे रोक दिया गया था, कहीं विदेश जाना था एयरपोर्ट पे, तो जब से ये कानून बना था। क्या था इसमें देखते हैं। तो कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वर्ष 1977 में मेनका गांधी का पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। अब समझ लीजिए, इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, क्योंकि काफ़ी स्टोरी टाइप की है, सुन लो, बढ़िया काम की। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष न लेते हुए एक अहम फैसला सुनाया। यह निर्णय 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा किया गया था, जिसमें इस खंडपीठ में द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दोहराया गया, जिससे यह एक फैसला मौलिक अधिकारों के संबंधित मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, जिसमें 7-5-6 से निर्णय दिया था, अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। सही बात है। एक ही गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 की बात करेंगे। इसमें क्या था, यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के लिए भारतीय अदालतों को मानक की उचित प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता नहीं है। किसको? भारतीय अदालतों। अब इनका स्टेटमेंट अलग हो गया था। तो यहाँ पे आपका केस ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 30 का बताना है कौन अल्पसंख्यकों की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो इससे हो जाएगा केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, क्योंकि उसमें सीधा लिखा है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा या संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग, जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत तक विस्तार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 350A और 350B में केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो वहाँ जाएंगे हम 350A 350B में, तो केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं।
काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पहले रीड कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है देखना है हमें, चलिए देखते हैं इसको। पहले में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और समान कानून दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। हाँ, तो ये सही है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए जो परिवर्तन रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों और समान कानून दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। तो ये 63 का एक सही है। दूसरा लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। तो सिंपल सा सर्वोच्च न्यायालय तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ अपने क्षेत्रीय अधिकार के क्षेत्र के भीतर या केवल क्षेत्रीय अधिकार के बाहर रिट जारी कर सकता है, यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है। हाँ, सीधा सा हाईकोर्ट क्या करेगा, अपने जिसके क्षेत्रीय अधिकार आएंगे उतने में ही वो रिट जारी कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है अपने क्षेत्रीय अधिकार के बाहर भी। वो कैसे कि वो जो भी मामला हो वो उसके क्षेत्र में शुरू हुआ हो, जब उनके मामला उनके क्षेत्र से ही प्रारंभ होगा तो वो वहाँ के फिर क्षेत्रीय अधिकार के बाहर भी चले जाएंगे। कुछ ऑप्शन नंबर सी था इसका। सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार प्राप्त करने से इनकार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको ऑल इंडिया लेवल पे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और हाई कोर्ट क्या करता है, क्योंकि उसको अपना क्षेत्राधिकार से रिलेटेड चीज़ें देखनी, इसलिए वो इनकार भी कर सकता है। तो ये तीनों सही थे। चौथा डी दिया है, रिट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालय से अधिक शक्तियाँ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देख लिए, अब है वो बड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा रिट के मामले में शक्तियाँ नहीं है, क्योंकि क्या सुप्रीम कोर्ट केवल अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कर सकता है, और नहीं, और हाई कोर्ट क्या क्षेत्राधिकार के अलावा बाहर भी चला जाता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर हमने ए में देखा था, क्या देखा था, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार और सामान्य कानून दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। तो 63 का आपका डी हो जाएगा, जो सही था, बकाया सारे सही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। 64 में लिखा है, क्या लिखा है कि 64 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। तो किसके दौरान, कुछ मामले के दौरान, तो आर्टिकल 34 के दौरान क्या है इसमें, ये मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि जो 64 है 34 आर्टिकल, उसमें लिखा है किसी क्षेत्र से सेना विधि प्रबद्ध है। क्या लिखा है, किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रबद्ध, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधित आरोपित करता है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संसद संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना की विधि प्रवृत्ति व्यवस्था के बनाए रखने या पुनरुत्थान के संबंध में किया गया हो। तो ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदि संवरण के लिए कार्य करेगी। तो इसलिए आपका मार्शल लॉ ये लागू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। वो एक्सपीरियंस लिए कर देते हैं कि मार्शल लॉ जैसे वर्ड है नए नए आ रहे हैं, इस टाइप से पूरी चीज़ें उसके बारे में जानकारी तो क्या हो है क्या नहीं है। 65 की बात करते हैं। 65 का आपका लिखा है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच करना है 65 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं, पहले कौन से जो जी लग रहे हैं उनको देख लो। आर्टिकल 65, तो यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिकल 19 को 18 को ही देखते हैं पहले। तो 21A को देख लो, सबको पता है क्योंकि यहाँ पे किससे, ये शिक्षा का अधिकार से है ना। तो 21 मतलब दूसरा किसका होगा, डी का। नहीं, उपाधियों को मतलब मामलों की शिक्षा का तरफों की भाषा का। देखिए यहाँ पे 65 का ओके डी होगा। डी मतलब ये, चलिए मैच कर देते हैं डायरेक्ट। लिखा है कि ए का तीसरा मतलब उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में। हाँ, अभी तो देखा था
और बी का चौथा हो जाएगा जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। सी का पहला हो जाएगा अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 1900 शिक्षा का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 21 सेम है, तो इससे मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सिक्सटी सिक्स में लिखा है, कथन दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रवृत्ति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रवृत्ति पर विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक हैं। देखते हैं, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हो रहे हैं लेकिन दोनों हैं सही। तो आर ए की क्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा उसका। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट 67 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग वी आर अम्बेडकर द्वारा अद्वितीय विशेषता माना गया है? तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। 67 का आपका सी हो जाएगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट माने गए, मतलब डीपीएसपी का उल्लेख जो भी है, क्योंकि भारतीय संविधान के जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके आपका 51 तक है, तो ये उसी में इसका वर्णन किया गया है कि अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को संविधान की उत्कृष्ट विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था। इस वजह से ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है? तो डीपीएसपी स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है, ये हमें देखना है। तो राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होता, इसमें सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात होगी लेकिन राजनीतिक नहीं है। तो यहाँ पे ये बात सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सिंपल लिखा है इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। वहीं मौलिक अधिकार द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो मौलिक अधिकार द्वारा हम राजनीतिक लोकतंत्र की मतलब आरक्षण से लेकर वो इसमें बात करेंगे। चुनाव में आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है ये बताना हमें। तो 69 का सी हो जाएगा आपका। आर्टिकल 40 है जो समाजवाद पे आधारित नहीं है। तो आर्टिकल 40 बहुत सारे इसमें इसके आसपास जो आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। जैसे लिखा है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत और स्वशासन का आयोजन करें। जैसे ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि गांधी जी यही चाहते थे कि जो ग्राम स्तर पर स्वशासन हो। कुछ आर्टिकल और हैं, जैसे आर्टिकल 38 देखते हैं जो ए में दिया है आपका। क्या लिखा है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना इसका काम है, और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, आय और स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। आर्टिकल 39 की बात करेंगे जो ऑप्शन बी में दिया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई, क्योंकि आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 39 में ही गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना, वही है समान कार्य के लिए समान, उसी से रिलेटेड। आर्टिकल 41 की बात करते हैं। बेरोजगारों, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के लिए काम और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना। 42 की बात करते हैं। काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थिति बनाना। तो काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थिति बनाना। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं। 43 जीवन निर्वाह, मजदूरी और सब जीवन स्तर पर सुरक्षित करना। 43A की बात करते हैं। 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 47 की बात करते हैं लोगों के पोषण स्तर पर जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो ये देखो धीरे धीरे हम क्वेश्चन आर्टिकल मोस्टली 50 तक अच्छे से बार बार रिवीजन हो रहा है, तो 1 से लेकर 50 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल, इस वजह से ये हम आपको सारे बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 70 में लिखा है कि गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख किस आर्टिकल में किया? अभी जस्ट ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, तो आर्टिकल 39A हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 39A, क्योंकि जस्ट अभी ऊपर देखा, तो आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ए जो बीच बीच के ए हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हमें लिखा है कि अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद
43A उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी हो गया था। 48A पर्यावरण, और ये 48A आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है ना डी में कि पर्यावरण के संरक्षण, सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांत, जो निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करता है आपका 70 में। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र है और संसद के पास उनमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहे कि इस किस मौलिक अधिकार में ये कहा गया संसद के पास उनमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। तो 71 का आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी में लिखा है गोरखनाथ केस में कहा था कि बी में सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र है और संसद के पास उन संशोधन की शक्ति नहीं है। तो गोलकनाथ केस, क्योंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो केस था ये इसमें ही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1967 में किया था, इस फैसले ने सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी, कब आया था ये 1967 में, कि मौलिक अधिकार पवित्र है तथा संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में संसद द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये 72 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 72 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों से संगठित करने का निर्देश देता है। तो क्या बताना है, राज्य पंचायतों को ग्राम पंचायतों से संगठित करने के लिए कौन सा अधिकार देता है। तो 72 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, अनुच्छेद 40 में बताया गया है ये सारी चीज़ें। क्या लिखा है, इसके भाग जो 4 है के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो डीपीएसपी है उन्हीं से संबंधित है। तो इसके आसपास के हम आर्टिकल देखते हैं, जैसे 32 दिया गया है। तो आर्टिकल 32 में क्या किया गया, इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षिप्त उपचारों की व्यवस्था। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित, अभी देखा था मैंने। अनुच्छेद 48 में लिखा है गो हत्या पर प्रतिबंध और गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध, उनकी नस्ल सुधारना। अनुच्छेद 51 की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित। तो 51 तक देखिए हम लोग पहुंच गए। तो इस टाइप से आपके इम्पोर्टेंट थे आर्टिकल 51 तक। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने, कौन सी समिति, बड़ी इंपॉर्टेंट समिति है, स्वर्ण सिंह समिति निम्न में से किससे मौलिक कर्तव्य सुझाए थे। तो इन्होंने कितने मौलिक कर्तव्यों की सुझाव दिया था, तो 8 का दिया था केवल इन्होंने। अब लेकिन हम देखते हैं कैसे कैसे और इनमें जोड़े गए, क्योंकि स्वर्ण संघ जो समिति बनाई गई थी उन्होंने केवल 8 की सिफारिश की थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान की फिर उसमें क्या है, इस टाइम पे तो 11 हैं, तो कैसे बनते हैं आपके देखते हैं। तो मौलिक अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है कि भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इन्होंने 8 का दिया था, लेकिन वर्तमान में कितने, 11। सेवेंटी 74 की बात करते हैं। 74 में क्या लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब बताइए, अभी जस्ट पूछा था, है ना। तो अच्छा, ये 42 में द्वारा बताया गया, और उसके बाद मैंने बताया था कि एक और बड़ा था, है टोटल। देखो, स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था सुझाव 8 का, कितने का दिया था, 8 का स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था। फिर 42वें संविधान संशोधन में लगभग इसमें आपके ये 10 हो गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। लेकिन अभी इस टाइम पे कितने हैं, 11। तो अब वो बताएंगे अभी आपको कौन सा है। तो 76 में मौलिक कर्तव्यों हेतु जो सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी स्थापना जब की गई थी, तो उस समय उन्होंने उद्देश्य काल के द्वारा मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकताओं की जो भी बात की गई थी, समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51A शामिल किया, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 51A में 10 किए गए। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन परंतु बाद में 10 किए गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य शामिल हैं। तो 42वें में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। तो 75 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6
राज्य संघ बनाया गया था। देखो पहले 4 श्रेणियाँ बनाई गई थी, अब उनको ख़त्म करके तो हमें बताना कि संविधान संशोधन में ये किया गया था। फिर 14 राज्य और 6 आपके संघ बनाए गए थे। तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये किया गया था। कब किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन के दौरान ये सारी चीज़ें की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। जो कब हुआ था? आपका हुआ था 1956 में। दूसरी और 7वीं अनुसूची को संविधान संशोधित किया गया, जिसमें राज्यों के पिछले 4 वर्गों को, जैसे भाग ए है, भाग बी है, भाग सी है, भाग डी, इस टाइप से इनको वर्गीकरण किया गया था। बजाय 14 राज्यों और 6 क्षेत्रीय क्षेत्र में 6 संघीय क्षेत्र में प्रभावित किया गया था। 8वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों और अन्य समूहों के लिए सीटें लंबी अवधि के लिए आरक्षित की गई थी, ठीक है। और हम देखते हैं इसमें आगे। और 9वां जैसे संविधान संशोधन दिया गया, तो 9वें में क्या था? तो 9वें संविधान संशोधन भारत पाकिस्तान समझौते में निर्धारित अनुसार बेरूबारी संघ के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने की सुविधा प्रदान की गई। ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल 1998 में स्थित है, मतलब पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1998 की बात है, 58 की 1958। 10वां दिया, 10वां और देख लेते हैं। 10वां संविधान संशोधन के तहत पुर्तगाल से विलय के परिणाम स्वरूप दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्योंकि 75 के बाद आप 76 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया? इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी? तो हमें ये बताना है कि उच्च न्यायालय को इसकी, क्योंकि पहले जो चुनाव न्यायाधिकरण की व्यवस्था वो थी कि उसमें वही लोग सुनते थे जो चुनाव से रिलेटेड मामला होगा, लेकिन बाद में इसको क्या, सुप्रीम कोर्ट को इसको या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को सौंप दिया गया। तो ये आपका 76 का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल ए हो जाएगा। 19वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें 1996 में, ये 19वां उसी से किया गया। तो हम देखते हैं इसको क्या है। जो 19वां CAA 1966 में चुनाव पर न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और 21वीं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। 22 क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है, संवैधानिक संशोधन और प्रावधान किसका किस में किया गया था। तो ये 77 का आपका ऑप्शन यहाँ पे हमें यहाँ पे इसमें बी दिया गया है। और बी में क्या लिखा है कि जो ए का होगा वो चौथा होगा कि 10वीं जो CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो दादर और नगर हवेली और भारतीय संघ में शामिल करने के लिए हुआ था। बी का तीसरा हो जाएगा। बी का तीसरा क्या है? किसमें 12वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1962 में गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। सी का दूसरा हो जाएगा आपका। 13वां जो हुआ था 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा विशेष प्रावधान किया गया था। और यहाँ पे आपका डी का हो जाएगा पहले में क्या लिखा है? 14वां जो हुआ था 1962 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, 78 की बात करते हैं। 78 में लिखा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया विश्व के किस संविधान पर आधारित है? तो भारतीय जो संविधान में जो संविधान संशोधन निर्धारित प्रक्रिया है वो तो किस संविधान पर आधारित है, किस देश के संविधान पर आधारित है, जैसे हम सिंपल बोल सकते हैं। 78 का एक हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान पे ये आधारित है, क्योंकि वहीं से ये सारी चीज़ें ले गई। मतलब कि संविधान के भाग 20 का जो अनुच्छेद 368 है, तो संसद को संविधान तथा उसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये पूछा था कि संविधान संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई, तो देख लेंगे वे। 78 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 तो हो गया। 79 में लिखा है कि अनुच्छेद 368 के संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो अभी जस्ट बताया कि किस में, 20 में। 20 मतलब x एक x 10 को दूसरा x। तो ये 368 के जिसमें उल्लेख है, इसमें संविधान संशोधन निर्धारित किया गया किस टाइप से यहाँ पे अमेंडमेंट करना है। 80 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
80 में लिखा है कि संघीय सरकार की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो हमें यह देखना है। 80 का आपका डी है। क्या है, संविधान कठोर या लचीला हो सकता है। कठोर या लचीला हो सकता है, ये मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी सारी वो तो है हमारा, लचीला भी कहते हैं, कठोर भी कहते हैं, लेकिन वो स्थिति के हिसाब से हो जाता है। स्थिति के हिसाब से मतलब कहाँ कानून को किस टाइप से लागू करना है। तो चलिए देखते हैं। दोहरी सरकार राष्ट्रीय सरकार और की क्षेत्रीय सरकार है। हाँ ये सही है। लिखित संविधान है, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है। कठोर संविधान भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधानमंडल है। तो हम इनको संविधान का कठोर लचीला होना संघीय सरकार की विशेषता नहीं कह सकते, क्योंकि इतने सारे पॉइंट उसमें दिए थे। 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय को अर्धसंघीय कहा है। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय को अर्धसंघीय कहा है। तो स्टेटमेंट दिया, किसने कहा था, तो ये केसी व्हीलर ने कहा था। किसने कहा था, केसी व्हीलर ने ही ये कहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भारत का एक अर्धसंघीय शब्द को ये मतलब दर्शाता है कि यहाँ पे अर्धसंघीय कह सकते हैं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं में संवैधानिक वर्चस्व, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। द्विसदनीय लिखित संविधान, और अभी जो सारी चीज़ें ऊपर देख चुके, लिखित संविधान होना, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, तो ये कहीं ना कहीं एक संविधान को एक अच्छा गठित करने में योगदान देती है। आर्टिकल 82 का देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 245 से लेके 255 तक किससे संबंधित ये बताना है। तो ये आपका ए हो जाए, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध बताएंगे। आर्टिकल 245 से 255 केंद्र और राज्यों की विधायी संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 256 से 267 आगे की ओर 10 देखेंगे, 10-11, तो केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 268 से लेके 293 तक केंद्र और राज्यों के साथ वित्तीय संबंधों से संबंधित। तो वहाँ से हम 245 से देख रहे हैं 293 तक, लगभग ये केंद्र राज्यों के संबंध को ही दर्शा रहा है। 83 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों, स्वायत्त जिलों के शासन को कुछ शक्तियाँ दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस श्रेणी में नहीं आता है। तो 83 का ए हो जाएगा, ए असम नहीं आता कि असम के लिए राज्यों के राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन करने की विशेष शक्ति दी गई, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं है। 84 को क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वित्त आयोग के ऊपर बताना है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये सही है बिल्कुल से। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ दोनों सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दोनों चीज़ें यहाँ पे सही दी गई हैं, क्योंकि जो 1951 मतलब जो प्रथम वित्त आयोग था वो 1951 में गठित किया गया था, और ये आर्टिकल 280 के तहत आता है, ठीक है। तो वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय, कैसा है, संवैधानिक निकाय। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। फिर वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले शुद्ध करों के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, क्योंकि राजस्व का बंटवारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो 85 का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। सी मतलब यहाँ पे दोनों सही है। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार पर दिया गया था। यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्था के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। 85 ये आपका हो गया। इसकी 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। इससे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया। NHRC भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो मानवाधिकारों की सुरक्षा और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्था के प्रारूप को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर हम 86 की बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो हमें राज्य लोक सेवा आयोग की बताएं। तो राज्य की ये तो बात राज्यपाल ही करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
निम्नलिखित में से राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमें ये बताना है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 87 का सी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो जो राज्य के चुनाव आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और जो इनकी सेवा शर्तें, पद का कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जिम्मेदार भारत का चुनाव आयोग होता है। ठीक है, तो ये संघ का हो या राज्य का चुनाव हो, चुनाव आयोग कराता है, लेकिन जो हमारे प्रधानी के चुनाव ना होते हैं ये सब कौन कराता है? ये राज्य आयोग कराता है। एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और देश के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों को चुनाव को प्रसारित करता है। एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान में कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि भारत के संविधान का भाग जो 5 है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख करता है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है। 89 निम्नलिखित में कौन सा संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? तो संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है बताना में। तो 89 का आपका हो जाएगा डी मतलब संघ लोक आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि जो संघ लोक आयोग के अध्यक्ष कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं, क्यों? इसमें जैसे आपके जो कार्यकारिणी के जो के भाग हैं, मतलब जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के अटॉर्नी जनरल, ये सब लोग होते हैं, लोक आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव की योग्यता आवश्यक नहीं है बताना में। तो 90 का आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और भी कुछ है, जैसे भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या प्राधिकरण के अधीन उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रण में किसी भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, इस टाइप की बात की। लोकसभा सदस्य होने के लिए अर्हता होनी चाहिए, तथापि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या पदाधारी किसी भी राज्य के राज्यपाल का पदाधारी या केंद्र या राज्य मंत्री का पदाधारी निर्वाचन लड़ने का पात्र होना चाहिए, कि इतनी शक्ति होनी चाहिए इनके पास। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 90 तक ही कवर करते हैं, और नेक्स्ट इसके अभी 50 क्वेश्चन बचे हैं, पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें 50 भी कवर हो जाएंगे, और ये हमारा पॉलिटी का सेक्शन बाय पेपर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।